23 मार्च ईयर 2015 मेरा बोर्ड का एग्जाम था और मैं अपने पिताजी के साथ बाइक में बैठ के सेंटर से वापस लौट रहा था पेपर देके। और मेरे पिताजी मुझे डांटते हुए ये कह रहे थे कि इतनी मेहनत मैं करता हूं तुम्हारे लिए और तुम्हारे हर एक डिमांड को पूरी करता हूं, और फिर भी तुम बोर्ड एग्जाम से निकलने के बाद ऐसा मुंह लटका के बैठे हो, उदास हो के बैठे हो और बोल रहे हो कि पेपर ठीक नहीं गया है। तो बताओ मेरी मेहनत पे पानी फिरा कि नहीं। और वो चीजें मुझे हर्ट कर रही थी। रीजन था मेरा उस दिन एसएसटी का पेपर हुआ था, 10th का एसएसटी का पेपर हुआ था। एंड मेरे को नहीं लग रहा था कि मेरे उसमें नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। मुझे लग रहा था कि जो मेरा बोर्ड एग्जाम में 90% लाने का सपना था वो आज टूटने वाला है, सिर्फ इस पेपर की वजह से। रीजन था उस पेपर में मैं सारे क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, इसीलिए मेरे पिताजी डांटते हुए जा रहे थे। और वो चीजें 10th में मैं पीछे बैठा था बाइक में और बार बार सुन रहा था और बहुत गंदा लग रहा था। बट जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, उस दिन जिसमें मैंने सबसे ज्यादा पिताजी से सुना था डांट, उसमें सबसे ज्यादा नंबर आए थे मेरे 97 नंबर। इट मीन्स आउट ऑफ 100 में 97 नंबर आए थे। और मेरे पिताजी रिजल्ट के टाइम पे एकदम हैप्पी हो गए थे क्योंकि उस दिन मेरा 90% के आसपास नंबर आ गया था। इतना सब होने के बाद अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आपने तो उस पेपर में बोला कि आपका पेपर ही नहीं सही गया, आपने सही से लिखा भी नहीं था, आपके पिताजी ने आपको डांटा भी था, तो कैसे आपको उसी पेपर में सबसे ज्यादा नंबर, इट मींस 97 नंबर मिल गए। तो स्वागत है हमारे इस प्यारे से वीडियो में जिसमें मैं बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं एंड कैसे सिर्फ लिखकर अपने नंबर को 50% से 80% ला सकते हैं। तो स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल आपके आई एग्जाम पे। मेरा नाम है अमन सिंह, जो लेकर जाएगा आपको आपकी मंजिल तक और आपको हर एक रास्ते पर आपको गाइड करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है यूज मोर हेडिंग्स। बच्चे करते क्या हैं कि पैराग्राफ यहां से स्टार्ट किया लिखना, यहां से लिखा, फिर यहां से लिखा, फिर यहां से लिखा, फिर यहां से लिखा, ऐसे लिखते लिखते ऐसे चले आए। बट ये पूरा का पूरा तरीका बहुत गलत है, इसमें से आपको नंबर नहीं मिलेगा। रीजन, जो एग्जामिनर रहता है उसको आपकी कॉपी लाइन बाय लाइन नहीं चेक करनी है क्योंकि उसके पास बहुत सारी कॉपियां हैं, वो लाइन बाय लाइन कॉपी नहीं चेक करने वाला है। और जब लाइन बाय लाइन नहीं चेक करेगा तो वो आपके आंसर को एक एवरेज आंसर मानेगा कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा था, इसीलिए बच्चे ने पूरा एक ही पैराग्राफ में पूरा का पूरा रामायण लिख दिया है। इसलिए तुमको करना क्या है, आपको मोर हेडिंग यूज करनी है। जैसे सबसे पहले आप पहली हेडिंग यूज करो, उसमें 2 से 3 लाइन लिखो, 2 से 3 लाइन लिखो। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग यूज करो, दूसरी हेडिंग यूज करने के बाद फिर 2 से 3 लाइन यूज करो, फिर तीसरी हेडिंग यूज करो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपको मैं बोल रहा हूं कि हेडिंग से लिखो, इसके पीछे का रीजन जानो। रीजन सीधा सा है, टीचर आपकी कॉपी पढ़ने के लिए नहीं बैठा, उसको सिर्फ की पॉइंट देखने हैं। और जैसे ही उसने आपकी हेडिंग देखी कि उसके दिमाग में छपा कि वाह कि बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है। सपोज दैट तुम किसी का भी फोर्स की ही कुछ लिख रहे हो, फोर्स की प्रॉपर्टी लिख रहे हो, तो तुमने पहले लिखोगे क्या, एक पैराग्राफ बना के लिखोगे क्या, बल एक ये है और इसके थ्रू ये कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, किसी चीज का शेप बदल सकते हैं और किसी चीज को मोशन में ला सकते हैं। ऐसे आप लिखोगे एक पैराग्राफ बना के, तो टीचर को लगेगा ये एक एवरेज आंसर है। लेकिन वहीं पे आपने पहला हेडिंग डाली कि फोर्स के द्वारा हम किसी भी चीज के शेप को चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद उसमें थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख दो, इसके नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो 1-2-3 लाइन पे। फिर ऐसी दूसरी हेडिंग डालो, दूसरे में लिख देंगे कि चेंज स्टेट, मतलब कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी जैसे हम उसमें फोर्स लगा देंगे। तो ये आपको पहला पॉइंट क्या करना है कि आपको पैराग्राफ के थ्रू नहीं लिखना है, आपको लिखना है हेडिंग्स के थ्रू। और मल्टीपल हेडिंग यूज करोगे तो टीचर को पढ़ने में बहुत आसानी होगी, वो देखेगा कि वाओ, तो टीचर ये पढ़ के हैप्पी हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। बच्चा करता क्या है, वो लिखता तो जाता है,
अब जैसे उसने हेडिंग लिखनी स्टार्ट की, हेडिंग एक लिख रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, अब लेकिन वो मेन चीजें यूज ही नहीं कर रहा, जैसे कि न्यूटन का लॉ लिखना था, बट बच्चा एकदम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन ऐसे लिखता चला गया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। बट बच्चा कर क्या रहा है, इसको पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ बना दिया है, एक ही पैराग्राफ बना दिया है। अब टीचर ने हेडिंग तो देख ली, बट अब उसने नंबर एवरेज अब भी देगा। क्यों? क्योंकि अब वो नाम देख नहीं पा रहा, वो तो सोचेगा कि कहीं से भी पढ़ के आ गया होगा और ये नॉर्मल सा लिख दिया है पूरी की पूरी कहानी बना के। बट जैसे ही आपने कॉमा यूज किया न्यूटन पे, कोई नाम लिखा आपने और उसमें कॉमा आपने यूज कर दिया, टीचर की नजर सीधा कहां पे पड़ेगी, आपका साइंटिस्ट है या जिसने थ्योरी दी है, जब उसकी नजर उस नाम पे पड़ेगी ना, तो टीचर बोलेगा इसके पास 100% नॉलेज थी, इस वजह से बच्चे ने थ्योरी जिसने बनाई थी उसका नाम मेंशन किया है, और टीचर का वहीं से इंप्रेशन आपकी कॉपी में बहुत अच्छा हो जाएगा और टीचर आपको फुल मार्क्स देगा। अब आपने हेडिंग भी यूज कर ली ज्यादा, कॉमा भी यूज कर लिया, बट थर्ड आपके दिमाग में चल रहा होगा कि थर्ड हम क्या करें। तो थर्ड और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड में क्या करना है कि कॉमा यूज करने के बाद बच्चे करते क्या हैं, कोई सपोज दैट मैंने एसएसटी की कॉपी जब लिखी थी, उसमें मैं लिखता तो चला गया था बट बहुत कम आंसर लिखे थे, लेकिन उसमें मैं अंडरलाइन करना और कॉमा यूज करना नहीं भूला था, जिसकी वजह से टीचर को कम पढ़ना पड़ा, कम एफर्ट डालना पड़ा, और टीचर इंप्रेस हो गया कि वाओ, बच्चे ने तो हर एक थ्योरी पे जिसके द्वारा बनाई गई है उसका नाम मेंशन किया है, और हर एक की पॉइंट को मैंने अंडरलाइन कर रखा था, चाहे और चीजों को मैंने इग्नोर कर दिया था। इसलिए टीचर को लगा कि कॉपी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से मुझे नंबर बहुत मिले। तो इसीलिए आपको थर्ड पॉइंट क्या करना है, जितने स्टेटमेंट हैं, जैसे कोई डेट आ रही है, कोई नाम आ रहा है, और कोई भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, चाहे सपोज दैट आप एक पैराग्राफ यहां से यहां तक लिखे, आप उसमें आपका जो मेन है स्टेटमेंट आ रहा है, डेट आ रही है, इन चीजों को आप अंडरलाइन करो। और ये चीज होता क्या है, जैसे एग्जामिनर देखेगा आपकी कॉपी को, वो टीचर के दिमाग में एक अच्छी चीज को जनरेट कर देगा और टीचर को लगेगा कि वाओ, बच्चे ने कितनी अच्छी कॉपी लिखी है। थर्ड पॉइंट ही हो गया। फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो लिखते हुए एकदम हर चीज में एकदम ऐसे ऐसे बनाए, जैसे किसी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा, अब वो लोग क्या करते हैं, सीधा सा पैराग्राफ बना के लिखना शुरू कर दिए, लेकिन ये गलत होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आप तो बोल दिए कि हेडिंग यूज कर लेना, बट हेडिंग यूज करने के पहले एक चीज और यूज करना। हेडिंग यूज करने के पहले एक चीज आपको यूज करनी है कि आपको पाई चार्ट का यूज करना है या फिर फ्लो चार्ट का यूज करना है। कोई भी डाटा दे रहे हो, कोई भी हेडिंग दे रहे हो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पाई चार्ट यूज कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट हमको फीचर्स, किसी चीज की फीचर्स लिखने हैं, ठीक है, जैसे हम कॉलोनिज्म का लिख रहे हैं या फिर वर्क का लिख रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का लिख रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करो, अगर फीचर्स लिख रहे हो तो यहां पे फीचर्स हेडिंग डालो, ऐसे फीचर्स डालो हेडिंग, उसके बाद जो हेडिंग उसके अंडर आप लिखने वाले हो, उन हेडिंग को ऐसे करके पहली हेडिंग यहां पे लिख लो, दूसरी हेडिंग का नाम यहां पे लिख लो, तीसरी का हेडिंग का नाम यहां पे लिख लो, चौथी हेडिंग का नाम ऐसे लिख लो। अब उसके बाद यहां पे पहली हेडिंग हो गई, दूसरी हेडिंग हो गई एंड तीसरी हेडिंग हो गई, उसके बाद यहां पे फोर्थ नंबर की आ गई, एंड इसके बाद ये जब 4 पॉइंट आपके हो जाएंगे ना, इनके बाद आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। इससे आपका प्रॉफिट क्या होगा कि सबसे अच्छा तो आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बहुत प्यारा बन चुका है, जिससे टीचर देखेगा, टीचर क्या पूरी हेडिंग नहीं पढ़ता है ना पूरा पैराग्राफ पढ़ता है, वो सिर्फ ये हेडिंग देखेगा और बोलेगा कि बच्चे ने सारी चीजों को मेंशन किया है, इट मींस बच्चे ने आगे एक्सप्लेन भी किया होगा। ये इसकी वजह से टीचर के दिमाग में जाएगा कि वाह, बच्चा कितना सिस्टमेटिक तरीके से आंसर लिखा है, और अगर ऐसे लिखा है तो डेफिनेटली उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है। अब दूसरा, कभी कभी हमारा डाटा देने का आता है, जैसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग का एक डाटा ले लो। अब ग्लोबल वार्मिंग आता है तो ग्लोबल वार्मिंग का टर्म आ गया, सबसे पहले आप एक्सप्लेन करो। ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन करने के बाद नॉर्मल बच्चा होता है कि उसको क्विट कर देता है, बट जैसे ही आपने पाई चार्ट का यूज किया, आप उसमें डाटा दिखा दो कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा किसका है, चाइना करता है, यूएसए करता है, ऐसे करके इंडिया का कितना परसेंट है, 5% के आसपास है इंडिया। ऐसे करके जब दिखाओगे तो टीचर को लगेगा कि बच्चे नेक्स्ट लेवल का लिखा है बच्चे ने,
और वो ये देखेगा कि बच्चा पाई चार्ट का यूज भी किया है और इसमें डाटा भी दे दिया है। और ये डाटा जैसे ये चाइना का हो गया 27%, ये यूएसए का हो गया ऑलमोस्ट 29%, इंडिया का हो गया 2-3-4% नियर अबाउट, फिर अदर कंट्री का हो गया। ऐसे जब आप दिखाओगे ना तो टीचर को लगेगा कि बच्चे ने कितना अच्छा से एक्सप्लेन किया है हर एक स्टेप को, और उसके दिमाग में आपकी कॉपी में जो आपने लिखा है उससे मतलब रह ही नहीं जाएगा। वो सिर्फ आपके लिखने के तरीके से ही इंप्रेस हो जाएगा, और जो आपने जो की पॉइंट अंडरलाइन किए हैं, कॉमा से, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करके रखा है, वो काम कर देंगे आपकी नॉलेज दिखाने का। इंप्रेस हो गया टीचर, उसके बाद आपके कॉमा से अंडरलाइन से उसको देख के लगेगा कि वाओ कितना अच्छा बच्चे के पास नॉलेज है, और यहीं से वो इंप्रेस होकर के आपके जो 60 मार्क्स आने वाले थे वो आपके बढ़ के 80 to 90 पे आ जाएंगे। तो सिंपल से ये 4 पॉइंट आपको यूज करने हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए इसके लिए आप कमेंट कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।